नमस्कार साथियों, हमारा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में लेसन चल रहा है पॉलीफेज सिस्टम, जिसकी आज तीसरी क्लास है। पहली क्लास के अंदर हमने थ्री फेज सिस्टम, सिंगल फेज सिस्टम, टू फेज सिस्टम क्या होता है इसके बारे में जानकारी ली थी, और थ्री फेज सिस्टम का सिंगल फेज सिस्टम से क्या क्या लाभ होता है इसके बारे में भी हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। सेकेंड क्लास में हमने पढ़ा था कि जो थ्री फेज सिस्टम होता है उसमें दो प्रकार के हम कनेक्शन कर सकते हैं थ्री फेज वाइंडिंग के। एक है स्टार, दूसरा है डेल्टा। स्टार क्रम के बारे में हम बहुत विस्तार से दूसरी क्लास में पढ़ चुके हैं। जिसने दूसरी क्लास नहीं देखी है उसका लिंक मैं इस क्लास के अंदर डाल दूंगा। आज अपने पढ़ते हैं तीसरी क्लास इसकी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि थ्री फेज सिस्टम का डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, कि हम या तो स्टार में जोड़ सकते हैं या फिर थ्री फेज वाइंडिंग को डेल्टा में जोड़ सकते हैं। किसी एक टाइम में या तो वो स्टार में होगी या वो डेल्टा में होगी। अब स्टार का क्या लाभ होता है और डेल्टा का क्या लाभ होता है, दोनों का अलग अलग लाभ होता है। स्टार का हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ते हैं डेल्टा कनेक्शन के बारे में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने। तो हम पढ़ चुके हैं कि थ्री फेज सिस्टम के अंदर तीन वाइंडिंग होती है। माना ये एक नंबर वाइंडिंग है, ये दो नंबर वाइंडिंग है और ये तीन नंबर वाइंडिंग है। वाइंडिंग का नाम हम देते हैं यू, वी और डब्ल्यू। यू, वी, डब्ल्यू से वाइंडिंग का नाम दिया जाता है। स्टार क्रम कैसे बनाते हैं उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम सीखते हैं डेल्टा के बारे में। तो डेल्टा में हम क्या करेंगे कि जो एक नंबर वाइंडिंग जो यू है, इसका जो अंतिम सिरा है वो हम दो नंबर वाइंडिंग जो वी है उसके पहले सिरे से जोड़ देंगे। इस प्रकार से ये तार हम यहां जोड़ देंगे। उसी तरह वी का जो दूसरा सिरा है वो डब्ल्यू के पहले सिरे से जोड़ देंगे। इसी तरह यू का जो दूसरा सिरा है वो वी के यू के पहले सिरे से जोड़ देंगे, और जहां जहां कनेक्शन जोड़ा है वहां से तीन तार बाहर ले लेंगे। एक नंबर, ये हमारी दो नंबर वायर, ये हमारी तीन नंबर वायर, और इनको हम थ्री फेज सप्लाई दे देते हैं। तो ये जो कनेक्शन है ये कनेक्शन होता है डेल्टा कनेक्शन। इसे हम बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। इसका मैं सरल रूप आपको बनाकर दिखाता हूं कि सरल तरीके से हम इसको कैसा कर सकते हैं। कि जैसे मान लो ये वाइंडिंग यू वाइंडिंग है, एक नंबर वाइंडिंग, एक वाइंडिंग हमारे पास में ये है और एक वाइंडिंग हमारे पास में ये है। ये मान लो यू है, ये वी है, ये डब्ल्यू है। तो डेल्टा कनेक्शन कैसे बनाते हैं? यू का अंतिम सिरा वी के पहले सिरे से, वी का अंतिम सिरा डब्ल्यू के पहले सिरे से, आप देखो इसमें, और डब्ल्यू का अंतिम सिरा वी के पहले सिरे से जोड़ते हैं, और जहां जहां जोड़ा है वहां से वायर बाहर निकाल लें। तो ये जो कनेक्शन होता है इसे हम बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। सबसे पहले आपको डेल्टा कनेक्शन समझने के लिए आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि डेल्टा क्रम कैसे बनता है, वाइंडिंग को कैसे कैसे जोड़ा जाए कि वो डेल्टा कहलाएगा। किस प्रकार से एक त्रिभुज की आकृति बन जाती है, समबाहु त्रिभुज की आकृति बन जाती है। आपसे कभी पूछा जाए कि डेल्टा कनेक्शन जो होता है वो कौन से त्रिभुज के तरह होता है, तो समबाहु त्रिभुज के अंदर, समबाहु त्रिभुज की तरह होता है, जिसका आंतरिक कोण प्रत्येक 60 डिग्री का होता है। आंतरिक कोण 60 डिग्री का होता है, और बाह्य जो कोण है ये कोण, इसका जो ये कोण होगा और ये कोण होगा जो इसका, ये होगा 120 डिग्री। हम इसको अगर बिल्कुल, अगर हम देखा जाए ये वाइंडिंग, इसको यहां से हम कनेक्ट कर देते हैं, ये 60 डिग्री है और ये जो कोण है इतना, ये 120 डिग्री है। इसी तरह ये जो कोण है ये 120 डिग्री होगा। इसी तरह ये जो कोण बच गया ये 120 डिग्री होगा। तो आंतरिक कोण 60 डिग्री और बाह्य कोण 120 डिग्री का होता है।
समबाहु त्रिभुज की तरह आकृति लिए होता है, ये होता है डेल्टा कनेक्शन। अब डेल्टा कनेक्शन हम क्यों करते हैं 3 फेज के अंदर, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि डेल्टा क्रम के अंदर जो हम स्टार क्रम में हमने पढ़ा था कि लाइन करंट, फेज करंट, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, स्टार में क्या क्या होता है वो देख चुके हैं। डेल्टा में अब देखते हैं कि लाइन करंट और फेज करंट में क्या संबंध है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या संबंध है। यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार क्रम में भी और डेल्टा क्रम में भी। तो डेल्टा में हम देखते हैं कि लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट और फेज करंट में क्या संबंध है। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक हम लेते हैं कि लाइन वोल्टेज VL व VP में क्या रिलेशन है। डेल्टा के अंदर लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या संबंध है। यदि किसी को पता नहीं है लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज क्या होती है, तो वो पहली क्लास देखें जिसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज क्या होती है। ये हमारा डेल्टा कनेक्शन है जो कि एक त्रिभुज की आकृति लिए होता है। इस प्रकार से ये मान लो हमने इसको आर फेज दे दिया या ए फेज दे दिया सप्लाई का। आपको पता है सप्लाई के 3 फेज होंगे, तो उनका नामकरण किस प्रकार से होता है और उनका नामकरण RYB या ABC ये हम क्यों लेते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। लेकिन अभी देखते हैं कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में डेल्टा में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि लाइन वोल्टेज हम किसको बोलते हैं। लाइन वोल्टेज किसको बोलते हैं, जो 2 फेज के बीच की वोल्टेज है, 2 फेज के बीच की वोल्टेज, R और Y के बीच की वोल्टेज या Y और B के बीच की वोल्टेज या B और R के बीच की वोल्टेज कौन सी वोल्टेज होती है, लाइन वोल्टेज। फेज वोल्टेज हम किसको बोलते हैं, एक फेज वाइंडिंग पर जो वोल्टेज आती है उसे फेज वोल्टेज बोलते हैं। अर्थात लाइन वोल्टेज तो होगी ये, यहां जो वोल्टमीटर लगाएंगे ये रही, एक फेज ये रहा, एक फेज ये रहा, ये है लाइन वोल्टेज। और फेज वोल्टेज होती है एक वाइंडिंग पर आने वाली वोल्टेज, जो एक वाइंडिंग पर वोल्टेज आती है उसको हम बोलते हैं फेज वोल्टेज। तो दोस्तों ध्यान दें कि R और Y के बीच वोल्टेज नापी, ये है हमारी लाइन वोल्टेज। ये मान लो U वाइंडिंग, ये V और ये W। फेज वोल्टेज बोलते हैं U पर या V पर या W पर जो वोल्टेज आती है। U पर वोल्टेज कौन सी आएगी, आपको स्पष्ट दिख रहा है कि U पर वही वोल्टेज आएगी जो R और Y के बीच में होगी, क्योंकि ये बिल्कुल इसके समांतर क्रम में जुड़ी है। U नंबर वाइंडिंग R और Y के बिल्कुल एकदम पैरेलल में जुड़ी है, इसलिए इस पर वही वोल्टेज आएगी जो R और Y के बीच में होगी। ठीक है दोस्तों, जो W वाइंडिंग है वो R और B के बीच में जुड़ी है, तो R और B के बीच में जो वोल्टेज होगी वही वोल्टेज W पर आएगी। और इसी तरह जो V पर जो वोल्टेज आएगी वो Y और B के बीच की वोल्टेज होगी। तो आप क्या समझ रहे हो कि लाइन वोल्टेज तो होती है 2 फेज के बीच की वोल्टेज जो R और Y के बीच में है, या Y और B के बीच में है, या R और B के बीच में है। और फेज वोल्टेज होती है एक वाइंडिंग पर आने वाली वोल्टेज। मान लिया R और Y के बीच में 200 वोल्ट आ रही है, 200 वोल्ट आ रही है R और Y के बीच में। तो आप बताओ कि मान लो ये R पॉइंट है इसका, ये Y पॉइंट है और ये इसका B पॉइंट है, R Y B। तो R Y, ये देखो यहां भी R Y और यहां भी R Y, ये रही फेज वोल्टेज, ये रही लाइन वोल्टेज। तो कोई अंतर हुआ? हम जानते हैं समांतर क्रम में वोल्टेज बिल्कुल समान रहती है। तो R और Y के बीच की वोल्टेज और यहां भी R और Y के बीच की वोल्टेज समान है एकदम। तो इस डेल्टा कनेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इसके अंदर लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज एकदम बराबर होते हैं। जितनी लाइन वोल्टेज आएगी उतनी फेज वोल्टेज आएगी।
कल हम जब नेक्स्ट क्लास लगाएंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि स्टार और डेल्टा में क्या क्या अंतर होते हैं। तो उस अंतर में हम सीखेंगे कि स्टार में कुछ अलग था। स्टार में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना थी, लेकिन यहां लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या है, बराबर है। तो पहला हमारा ये टॉपिक यहाँ का आज का खत्म होता है कि VL और VP में क्या संबंध है। तो VL और VP दोनों क्या है, बराबर है। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर है, क्योंकि जो दो फेज के बीच की वोल्टेज है वही एक वाइंडिंग पर आएगी। इसी तरह B वाइंडिंग पर जो वोल्टेज आएगी वो Y और B के बीच की वोल्टेज आएगी। तो वोल्टेज में कोई अंतर नहीं है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों बराबर है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लाइन करंट और फेज करंट में क्या अंतर है, क्या संबंध है। 2 नंबर पॉइंट हमारा लाइन करंट व फेज करंट में क्या संबंध है। अब इसमें संबंध क्या होता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइन करंट और फेज करंट में क्या संबंध है वो इंपॉर्टेंट है डेल्टा के अंदर। चलो हम इसको सीखते हैं। देखो दोस्तों, ध्यान देने वाला ये थोड़ा सा टॉपिक है, थोड़ा सा मुश्किल आपको लगेगा, इसलिए आप इसको ध्यान से सुने। देखो दोस्तों, ये करंट हमारी लाइन करंट है। लाइन करंट कौन सी होती है, जो एक फेज में चलती है। जो फेज, जो हमारा जो लाइन है, फेज है, उसमें जो करंट चलती है वो लाइन करंट है। ये हमारी लाइन करंट है, ये हमारी लाइन करंट है, ये हमारी लाइन करंट है। लाइन करंट क्या होती है, लाइन में चलने वाली धारा। फेज करंट क्या होती है, फेज करंट होती है एक, देखो फेज वोल्टेज हो चाहे फेज करंट हो, उसमें आएगा फेज वाइंडिंग से संबंध। फेज करंट कौन सी होगी, जो फेज वाइंडिंग में चलेगी। लाइन क्या होता है, जो लाइन में चलती है। तो फेज करंट कौन सी होगी, जो इस फेज वाइंडिंग में चलेगी। अब देखो दोस्तों, ये लाइन करंट है और U वाइंडिंग या W या V में चलने वाली करंट होगी वो हमारी होगी फेज करंट। तो लाइन करंट जब यहां आती है तो उसके दो रास्ते होते हैं। U और W में जाने के कितने रास्ते होते हैं, 2 रास्ते होते हैं। तब ये तो कंफर्म हो गया कि लाइन करंट और फेज करंट तो बराबर नहीं होंगी, क्योंकि उसको 2 रास्ते मिल रहे हैं। तो लाइन करंट तो ज्यादा होगी और फेज करंट हमेशा ही कम होगी। अब लाइन करंट कितनी ज्यादा होती है, फेज करंट कितनी कम होती है, उसका हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो मैंने माना कि जो लाइन करंट हमारी आई वो जो R तक आई, उसको उसकी जो डायरेक्शन है मैं मान लेता हूं वो W वाइंडिंग में उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। जो धारा की जो डायरेक्शन है वो मान लिया मेरे पास ऐसे होगी, ये रही मेरे पास में फेज करंट। इसी तरह Y में जो करंट आई उसकी दिशा इस प्रकार से थी, उसकी डायरेक्शन में मान लेता हूं ऐसे हो गई, इस प्रकार से। ये मेरे पास में फेज करंट नंबर 2 है जो U में चल रही है, और B में जो करंट आई वो इस प्रकार से यहां आने के बाद इसमें इस प्रकार से करंट है, तो मैं इसकी दिशा इस प्रकार मान लेता हूं। तो ये मेरे पास में B से चलने वाली फेज करंट आ गई। ये फेज करंट नंबर 1, ये फेज करंट नंबर 2, ये फेज करंट नंबर 3। दोस्तों, यदि संतुलित लोड होगा तो तीनों फेज करंट बिल्कुल बराबर होंगी और तीनों लाइन करंट भी बराबर होगी। यदि लोड संतुलित नहीं है तो तीनों का मान फिर अलग अलग होगा। अब संतुलित लोड क्या होता है, असंतुलित लोड क्या होता है, ये हम 1 नंबर क्लास में पढ़ चुके हैं, तो वहां से आप उसको देख लें। तो मेरे पास एक बात समझ में आती है कि लाइन करंट तो ये रही और फेज करंट ये रही। लाइन करंट ये रही Y वाली और B वाली ये रही लाइन करंट, और फेज करंट मेरे पास में ये रही। दोस्तों, यदि मैं किरचॉफ का KCL नियम लगाऊं, किरचॉफ करंट लॉ, ये नियम लगाऊं, तो इसमें कुछ हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, कुछ हम पॉइंट निकाल सकते हैं। वो पॉइंट क्या है, वो बातें क्या है, ध्यान दें। तो किरचॉफ के जो पहला नियम है KCL का, KCL द्वारा देखो दोस्तों, R पॉइंट है। KCL नियम हमें क्या बताता है कि किसी नोड, किसी संधि बिंदु की तरफ आने वाली करंट का जो जोड़ है वो संधि से दूर जाने वाली करंट के जोड़ के बराबर होता है, और उस पर्टिकुलर जोड़ पर करंट का मान 0 प्राप्त होता है। तो मेरे को निकालना है,
देखो दोस्तों, ये रहा हमारा संधि पॉइंट, ये रहा मेरा संधि पॉइंट, और ये रहा IP2 2 नंबर फेज की धारा। ये मान लिया मैंने 1 नंबर फेज की धारा है, या इसको मैं मान लेता हूं 1 नंबर, इसको मान लेता हूं 2 नंबर, इसको मान लेता हूं 3 नंबर UVW के अनुसार। तो आप देख पा रहे हो कि जो IP1 है, IP1 वो संधि की तरफ आ रही है, R की तरफ आ रही है। इसी प्रकार लाइन करंट भी आ रही है, और जाने वाली कौन सी है? IP3। तो IP1 प्लस IL लाइन करंट, इसको मैं लाइन करंट 1 नाम दे देता हूं, Y वाले को 2 दे देता हूं, इसको 3 दे देता हूं। IL1 दोनों नोड की तरफ आई, और जाने वाली करंट है IP3, जाने वाली करंट है IP3। इसी तरह ये निकल गया एक पॉइंट। IP1 फेज करंट है और IL1 ये लाइन करंट है। इसी तरह मैं अगर B पॉइंट निकालूं, दूसरे एक अपने समीकरण निकाले, तो Y वाले की निकालता हूं। Y में क्या हो रहा है कि आने वाली करंट संधि की तरफ है IP2, और IP2 प्लस IL2, IP2 प्लस IL2 ये संधि की तरफ आ रही है, और जाने वाली है IP1। और इसी प्रकार से C की मैं एक तीसरी समीकरण और निकालता हूं यहां पे। तो B पॉइंट पर देखता हूं मैं, B पॉइंट पर आने वाली करंट IL3 और IP2, IL3 प्लस IP2 बराबर है, नहीं, आने वाली करंट IP3 है, ये बराबर है IP2 के। ये तो केसीएल नियम काफी आसान है, इसके तरह इसकी तरह ही आप ये तीनों समीकरण बना सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट देखो दोस्तों, मैं इसको एक बार थोड़ा साफ कर देता हूं, क्योंकि मेरे को इससे जो चीजें निकालनी थी वो मैं यहां निकाल चुका हूं। तो अब इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें निकालना है लाइन करंट और फेज करंट में संबंध। तो मेरे को लाइन करंट और फेज करंट में संबंध निकालना है। इसके लिए मैं कुछ वेक्टर निकालता हूं, कुछ ग्राफ खींचता हूं वेक्टर का। तो देखो दोस्तों, आप ये जानते हो कि 3 फेज जो वाइंडिंग होती है उसमें प्रत्येक वाइंडिंग के बीच में, प्रत्येक 2 वाइंडिंग के बीच में कोण होता है 120 डिग्री का, 120 डिग्री का कोण होता है प्रत्येक 2 वाइंडिंग के बीच में। तो इसी तरह जो फेज करंट आएगी एक वाइंडिंग में, जो करंट आएगा, मैं वाइंडिंग की बात कर रहा हूं कि प्रत्येक वाइंडिंग के बीच में 120 डिग्री का कोण होता है। तो इसी तरह प्रत्येक वाइंडिंग की जो करंट होगी, प्रत्येक वाइंडिंग की करंट कौन सी होती है? फेज करंट। तो फेज करंट में भी कितने डिग्री का कोण होगा? 120 डिग्री का। तो मैं मान लेता हूं ये IP1 है फेज करंट, इससे 120 डिग्री IP2 है, इससे 120 डिग्री IP3 है। 3 फेज करंट है जिनमें 120 डिग्री का कोण है। 3 फेज करंट है जिनमें 120 डिग्री का कोण है, क्योंकि फेज वाइंडिंग में 120 डिग्री का कोण होता है, तो उनकी करंट में भी 120 डिग्री का कोण होगा। और इसमें जो वोल्टेज होगी फेज वोल्टेज, उन फेज वोल्टेजों में भी, सबकी फेज वोल्टेज में 120 डिग्री का कोण होगा। अब देखो दोस्तों, मैं क्या काम करता हूं कि यदि मेरे को यहां से मैं IP2 का मान निकालूं, यदि मैं इससे IP2 का मान निकालूं यहां से, तो मेरे पास मान निकल कर आएगा IP1, सॉरी, यदि मैं यहां से IL2 का मान निकालूं, लाइन करंट का मान निकालूं यहां से, तो IP1 माइनस IP2, IP1 माइनस IP2, यहां से मेरे पास लाइन करंट का मान ये आ जाएगा, क्योंकि ये IP2 इधर पॉजिटिव में, उधर जाके नेगेटिव में हो जाएगा। नहीं, मेरे को यदि ये लाइन करंट निकालनी है 2 नंबर फेज की, कोई भी एक लाइन करंट निकाल लो, कोई भी एक लाइन करंट निकाल लो, तो तीनों लाइन करंट बराबर होगी। कोई भी एक फेज करंट निकाल लो, तीनों फेज करंट बराबर होगी, क्योंकि हम ये लेके चल रहे हैं कि लोड हमारा बैलेंस लोड है। तो IL2 क्या आ गया इधर से?
IP1 माइनस IP2, ये मैंने उस डेल्टा क्रम से निकाल लिया था। ठीक है दोस्तों, तो मेरे को लाइन करंट निकालनी है तो IP1 और IP2 के बीच में होगी। लाइन करंट जो 2 नंबर वाली होगी वो IP1 और माइनस IP2 इसके बीच में होगी, तो माइनस IP2 निकालना है पहले मेरे को। ये IP2 ये रहा पॉजिटिव में है, तो ये तो पॉजिटिव में है, इसको मैं पीछे बढ़ा देता हूं, इसको बिल्कुल एकदम पीछे बढ़ा देता हूं, तो ये मेरा आ गया माइनस में IP2, क्योंकि मेरे को निकालना है लाइन करंट 2 नंबर की, इसलिए मेरे को IP2 नेगेटिव में लेना पड़ेगा। तो नेगेटिव में लेने के लिए मैं इसको 180 डिग्री पीछे कर देता हूं, तो IP2 ये माइनस में आ गया। अब मैं इस प्रकार से एक समांतर चतुर्भुज निकाल लेता हूं, क्योंकि मेरे को निकालना है लाइन करंट। तो लाइन करंट क्या होगी, वो इन दोनों के बीच में होगी, तो बीच में होगी, इसलिए मैं क्या काम करता हूं, एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं, और ये जो मेरी करंट होगी विकिरण इसका, ये होगा मेरे पास लाइन करंट 2। जो मैं यहां लिखा था, मैंने ये जो समीकरण बनाई है, ये जो मैंने समीकरण बनाई है दोस्तों, इस समीकरण का मैंने सदिश ग्राफ बना दिया। इस समीकरण का ये तो मेरे पास बीजगणितीय रूप है और ये मेरे पास में वेक्टर रूप है, हालांकि मेरे को इसमें वेक्टर दिखाना चाहिए था। ये इस वेक्टर रूप का मैंने यहां पर चित्रण कर दिया है, इसका पूरा डायग्राम बना दिया। समीकरण का मैंने ये डायग्राम बना दिया कि IL2 है, ये रहा, IP1 मेरा ये रहा, और माइनस IP2 ये रहा। इन दोनों के बीच की जो वोल्टेज होगी वो IL2 होगी, लाइन करंट। तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज का एक नियम होता है, जो मैं स्टार क्रम में भी आपको समझा चुका हूं, कि समांतर चतुर्भुज के अंदर जो विकिरण होता है, जो विकिरण होता है वो इन दोनों के बीच की वोल्टेज अर्थात बीच का मान दिखाता है। जैसे मान लो एक P सदिश है, यहां मान लो Q सदिश है, यदि आपको इन दोनों के बीच का मान निकालना है, टोटल मान निकालना है, तो आपको एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ता है। इसका जो विकिरण होता है R, वो इसका परिणामी होता है। इन दोनों का परिणामी कौन सा होगा, तो वो R होगा। उसके लिए हमें समांतर चतुर्भुज बढ़ाना पड़ता है। मैंने इसको पीछे इसलिए बढ़ाया क्योंकि मैं इन दोनों के बीच की करंट निकालना चाहता हूं, इन दोनों का परिणामी निकालना चाहता हूं, रिजल्टेंट निकालना चाहता हूं। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए मेरे को एक समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ता है, और समांतर चतुर्भुज का जो विकिरण होता है वो होता है परिणामी। तो यहां से परिणामी का फार्मूला क्या होता है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, और ये अल्फा, P और Q के बीच में बना कौन, अल्फा। यहां अगर मैं देखूं कि इस IP1 और IP2 के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, क्योंकि मेरे को एंगल भी चाहिएगा, तो एंगल मैं यदि देखूं तो इन दोनों के बीच में तो है 120 डिग्री का। एज पर रूल 3 फेज वाइंडिंग के बीच में कितने डिग्री का कोण है, 120 डिग्री का। तो ये बिल्कुल इसके बीच में जाती है, ये रेखा IP1 और IP3 के बिल्कुल बीच में है, ये IP2 माइनस, तो बिल्कुल यहां पे कोण कितने डिग्री का होगा, इसको आधा कर देते हैं 60 डिग्री का। ये कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। IP1 और माइनस IP2 के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का। तो देखो दोस्तों, ये रहा सदिश इसका परिणामी, ये रहे दो कोण, दो यहां पे धाराएं। तो मैं यहां से निकालता हूं लाइन करंट नंबर 2, इसका स्क्वायर बराबर पहले फेज का स्क्वायर प्लस दूसरे फेज का स्क्वायर, करंट की स्क्वायर, प्लस 2PQ cos थीटा या cos अल्फा, जो अल्फा मेरे पास में 60 डिग्री। 60 डिग्री कैसे आया, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोण था 120 120, और इस रेखा ने इसको बिल्कुल बीच में से काट दिया कोण को, तो ये कोण रहा 60 डिग्री का। अब ये दोनों करंट बराबर हैं, तो मैं केवल IP लिख देता हूं, IP की स्क्वायर प्लस IP की स्क्वायर, यहां IP इंटू IP, यहां फिर 2IP की स्क्वायर, और cos 60 का मान 1/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो IP स्क्वायर प्लस IP स्क्वायर, यहां भी IP स्क्वायर हो गया, तो कितनी IP स्क्वायर हो गए, 3 IP स्क्वायर। यहां मेरे पास में है लाइन करंट, सीधा लिख देता हूं, क्योंकि 1 नंबर की करंट, 2 नंबर की करंट और 3 नंबर की करंट, तीनों लाइन करंट बराबर होगी, और स्क्वायर को हटाता हूं तो यहां लग जाएगा अंडर रूट,
तो IL क्या निकल के आएगा मेरे पास में, IL बराबर 3 का अंडर रूट 3 हो गया और IP स्क्वायर से अंडर रूट क्या निकला IP। तो दोस्तों लाइन करंट और फेज करंट के बीच में क्या संबंध होता है, जो हमारा टॉपिक था कि जो लाइन करंट होती है वो फेज करंट से अंडर रूट 3 गुना ज्यादा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है डेल्टा क्रम के अंदर। डेल्टा में लाइन करंट फेज करंट से अंडर रूट 3 गुना ज्यादा, जबकि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज आपस में बराबर। तो यहां से जो संबंध निकला है इसको आप नोट कर याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि लाइन करंट फेज करंट से अंडर रूट 3 गुना ज्यादा होती है। फेज करंट निकालना हो तो लाइन करंट में अंडर रूट 3 का भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से आप इसे नोट करें। इसे आप नोट करने के बाद में एक बात और देखें हम, यदि कि लाइन करंट और फेज करंट इन दोनों के बीच में सूत्र का तो हमने मान पढ़ लिया, IL बराबर होता है अंडर रूट 3 IP। परंतु यदि ये पूछ लिया जाए कि डेल्टा क्रम में लाइन करंट फेज करंट से कितना डिग्री लीडिंग या लैगिंग होती है, हमारे पास ये प्रश्न आ जाए कि लाइन करंट फेज करंट से कितना गुना ज्यादा होती है, तब तो हम बता देंगे डेल्टा क्रम में। परंतु कितना डिग्री आगे या पीछे होती है लाइन करंट है, तो उसके लिए आप देख रहे हो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है आपको, ये 60 डिग्री का टोटल एंगल है, तो ये कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। तो फेज करंट है वो लाइन करंट से आगे है, तो इसमें हम ये लिखेंगे IP IL से, लाइन करंट से 30 डिग्री लीडिंग होती है। तो आपको IL और IP में से कोण का पूछ लिया जाए तो आप देख लो कि फेज करंट होती है वो लाइन करंट से आगे होती है। इस प्रकार से हम ये भी लिख सकते हैं कि लाइन करंट फेज करंट से 30 डिग्री लैगिंग होती है। तो लाइन करंट तो पीछे होगी और फेज करंट आगे होगी। इसी प्रकार से इस फेज में भी ऐसा होगा कि इसकी फेज करंट यहां निकलेगी इस प्रकार से, इसकी फेज करंट यहां इस प्रकार से ये आएगी इसकी, सॉरी लाइन करंट, तो इसमें फेज करंट फिर आगे होगी 30 डिग्री। तो हम ये बोलेंगे कि फेज करंट आगे है 30 डिग्री लाइन करंट से। तो यहां ये टॉपिक समाप्त होता है कि IL और IP में क्या संबंध है। तो मैंने दोनों आपको बता दिए हैं, एंगल का भी बताया और मान का भी बता दिया। इसके बाद हम तीसरी बात पढ़ते हैं, तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा जो है वो ये है कि यदि डेल्टा क्रम में एक फेज वाइंडिंग ओपन हो जाए, एक फेज वाइंडिंग भी बोल सकते हैं या एक फेज भी बोल सकते हैं, एक फेज ओपन हो जाए तो पहले की अपेक्षा पावर कितनी होगी, पहले की अपेक्षा पावर कितनी होगी। स्टार क्रम में हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, स्टार क्रम में हमने पढ़ा कि एक फेज या एक फेज वाइंडिंग ओपन हो जाए तो पावर कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है। पावर हमें आधी मिलती है यदि एक फेज ओपन हो जाए। डेल्टा में यदि एक फेज ओपन हो गया तो पावर कितनी मिलेगी, अभी देखते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूं वोल्टेज की, मैं लाइन वोल्टेज की। यदि कहीं एक फेज ओपन हो गया तो जो लाइन वोल्टेज है वो पहले की अपेक्षा कितना रह जाएगा, √3 रह जाएगा। जो पहले लाइन वोल्टेज थी उसका √3 रह जाएगा। तो यानी अब कितनी वोल्टेज आएगी हमारे पास में, मान लेता हूं मैं सीधा वोल्टेज को कर देता हूं 1/√3। सीधी सी बात है, यदि कहीं एक फेज ओपन हो गया तो जो हमारे एक वाइंडिंग पर जो वोल्टेज आएगी जिसे मैं फेज वोल्टेज बोलता हूं, यहां पे मैं फेज वोल्टेज लिख देता हूं। दोस्तों अगर एक वाइंडिंग ओपन हो गई या एक फेज ओपन हो गया
तो जो अब एक फेज पर जो वोल्टेज आएगी, जिसे मैं फेज वोल्टेज बोलता हूं, वो पहले की अपेक्षा, पहले तो वो लाइन वोल्टेज के बराबर था, लेकिन अब आएगा 1/√3, यानी उसका √3 हिस्सा वोल्टेज आएगी। अब एक फेज ओपन हो गया। इसी प्रकार से फेज करंट जो मेरे पास में आती है वो भी 1/√3 हो जाएगी। इसलिए पावर का अगर मैं गणना करता हूं तो 1/√3 इंटू 1/√3, तो पावर कितनी होगी मेरे पास अब 1/3। वोल्टेज 1/√3 हो जाएगी, फेज करंट भी पहले की अपेक्षा 1/√3 हो जाएगी। इसलिए जो मेरे पास में पावर निकल के आएगी जो अब टोटल है वो 1/√3 इंटू 1/√3, क्योंकि V इंटू I होता है पावर। अब आप ये मत समझना कि 3 फेज में तो हम √3 से और गुणा करते हैं, तो √3 से, इसलिए हम इसको, हमें तो ये निकालना है पहले से कितना पावर का मिल रही है। पहले √3 का गुणा करते हैं तो दोबारा में भी करेंगे, तो √3 का तो कोई महत्व नहीं रहा। √3 पहले भी गुणा हो रहा था, √3 तो बाद में भी गुणा होगा। हमें निकालना है कितना गुणा कम पावर मिलेगी, तो √3 को √3 से गुणा किया 3, तो पावर जो है वो 1/3 रह जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि यदि डेल्टा क्रम में एक फेज वाइंडिंग या एक फेज ओपन हो जाए तो पावर जो है पहले की अपेक्षा कितनी मिलती है 1/3, पहले की अपेक्षा 1/3 मिलती है हमें पावर। तो डेल्टा क्रम में देखो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में डेल्टा क्रम में कोई ज्यादा खास बातें नहीं रह जाती। डेल्टा क्रम में एक बात आप ध्यान रखना कि फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज ज्यादा है, जबकि फेज वोल्टेज ज्यादा है, जबकि स्टार में क्या था, फेज वोल्टेज हमें कम मिल रही थी। डेल्टा में जो फेज वोल्टेज होती है वो स्टार से फेज वोल्टेज से √3 गुना ज्यादा होती है। तो डेल्टा में वोल्टेज ज्यादा है। और डेल्टा क्रम के अंदर हम कल पढ़ेंगे कि स्टार और डेल्टा का कंपेयर करेंगे, तो उसमें सीखेंगे हम कि डेल्टा क्रम में जो हम वाइंडिंगों को जोड़ते हैं वो क्या होता है, उससे जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आएगा। टोटल जो रेजिस्टेंस होता है डेल्टा में वो स्टार से 3 गुना कम होता है। डेल्टा में रेजिस्टेंस जो टोटल होता है वो 3 गुना कम होता है स्टार से। इसलिए स्टार से डेल्टा में 3 गुना करंट भी ज्यादा होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है डेल्टा में तो करंट 3 गुना ज्यादा होगी। पावर भी ज्यादा होती है डेल्टा में। तो वो बातें हम कल सीखेंगे। और हम ये भी सीखेंगे कि स्टार क्रम के अंदर जो हमारा जो 1 नंबर प्रतिरोध है, 2 नंबर प्रतिरोध है, 3 नंबर प्रतिरोध, यानी तीनों वाइंडिंगों का जो प्रतिरोध है उसके तुल्यांक यदि डेल्टा में निकालना हो तो हम कितना कितना मान निकालना पड़ेगा, उसका फार्मूला है, वो भी कल हम सीखेंगे। तो डेल्टा कनेक्शन में इसके अलावा कोई ज्यादा कोई खास बात रहती नहीं है। डेल्टा कनेक्शन में पावर ज्यादा मिलती है, न्यूट्रल बिंदु प्राप्त नहीं होता। स्टार में न्यूट्रल मिलता है, डेल्टा में कोई न्यूट्रल नहीं मिलता। और डेल्टा में पावर ज्यादा है, ब्रेकडाउन की संभावना भी कम होती है। ब्रेकडाउन का मतलब ये है, जैसे मान लो अगर कोई मोटर है जिसको हमने स्टार में जोड़ रखा है, अगर मोटर को स्टार में चलाते रहेंगे और मोटर पर थोड़ा लोड बढ़ा दिया तो मोटर हमारी बंद हो सकती है या लाइन से बहुत अधिक करंट ले लेगी। डेल्टा में अगर कोई मोटर चल रही है और उसको हमने थोड़ा सा लोड बढ़ा दिया तो मोटर बंद नहीं होगी, उतना ही टॉर्क देने का प्रयास करेगी। तो डेल्टा में ब्रेकडाउन की संभावना कम है, स्टार में ब्रेकडाउन होने की संभावना ज्यादा होती है। तो वो सारा जो कंपैरिजन है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। डेल्टा में इतना ही पॉइंट है, स्टार में बहुत ज्यादा पॉइंट थे, लगभग हमने 9-10 पॉइंट बनाए थे। वो आप देखो जरूर क्लास, उसकी स्टार क्रम की जरूर क्लास देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा क्रम से स्टार क्रम काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी 3 फेज की मोटर हो तो उसको पहले स्टार में चलाने का प्रयास किया जाता है, कि स्टार में काफी लाभ मिलते हैं। तो वो सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। स्टार क्रम की आप वो क्लास देख लें। डेल्टा कनेक्शन हमारा यहाँ पे खत्म होता है, इसमें कोई ज्यादा बात है नहीं। इसका जो पूरा निष्कर्ष है, निष्कर्ष हमारे पास ये निकल कर आता है। तीसरा जो टॉपिक मैं अगर चौथा टॉपिक बोलूं तो निष्कर्ष ये निकल के आता है कि इसमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज तो बराबर होती है। लाइन करंट फेज करंट से √3 गुना ज्यादा होती है और IL IP से 30 डिग्री लैगिंग होती है।
लाइन करंट हमेशा लैगिंग होगी। तीसरा हम ये बोलते हैं कि डेल्टा में यदि एक वाइंडिंग या एक फेज ओपन हो जाए तो उस कंडीशन में पावर कितनी मिलती है, हमें पहले से 1/3 मिलती है। और चौथा पॉइंट हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा में ब्रेकडाउन की मोटर की संभावना कम होती है, डेल्टा में पावर ज्यादा मिलती है। डेल्टा में पावर क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि डेल्टा में वोल्टेज बहुत ज्यादा होती है, फेज वोल्टेज ज्यादा होती है। तो आज की क्लास हम यहां खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि स्टार और डेल्टा में क्या क्या अंतर है, दोनों में हम कंपेयर करेंगे स्टार और डेल्टा को। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास आप नोट करके याद करें। धन्यवाद।